वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम 10.6 एक्सरसाइज करेंगे। 10.6 एक्सरसाइज के अंदर देखिए, जो हमने अभी तक पढ़ा था, ये अपने चैप्टर का नाम था, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था। लेकिन जो 10.6 है उसके अंदर लीनियर इक्वेशन नहीं दी गई है, फ्रैक्शन में दी गई है। तो इसका बेसिक यही कहता है कि सबसे पहले हमें चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग हमें उसको सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, लीनियर बनाना चाहिए। तो चलिए आज उसकी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे पहले इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए और फिर क्या करना, सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब होता है जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर एक्स और वाई है, तो हमारा जो मेन मकसद है पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है और दूसरा फिर इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, जो इन इक्वेशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो चलिए देखिए एक्सरसाइज के अंदर ये क्या कहता है। ये कहता है कि जैसे 1/, देखिए कई बार ये होता है कि ये दोनों भी पेयर एक जैसे होते हैं। कई बार क्या होता है, कोफिशिएंट इक्वल नहीं होता। जैसे वेरिएबल होता है 1/x है, 1/x है, 1/y, 1/y। इनको क्या करेंगे, पुट करेंगे, लिखेंगे पुट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू क्यू। कुछ और लिखना चाहे आप एस टी, जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, क्योंकि लेट करना तो लेट ही करना होता है, लेट कर लेते हैं लेट, ठीक है। अब देखिए, अब ये 1/x है, 1/2 तो एज इट इज रहेगा। 1/x की जगह आप क्या रखोगे, p रखोगे। 1/3, 1/y की जगह क्या रखोगे, क्यू रखोगे, इज इक्वल टू 2। अभी कोफिशिएंट इसका फ्रैक्शन में, इसको जो कोफिशिएंट है उसको भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका जो एलसीएम है वो कितना है, 6। तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3p प्लस 2q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है हमारी। अब सेकंड देखते हैं, 1/x, 1/x की जगह क्या रखोगे, p, 1/y की जगह क्या रखोगे, q इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए एलसीएम लेते हैं 6, तो लिखेंगे 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितनी आ गई हमारी इक्वेशन, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब जो हमने मेथड किए थे, सबसे पहले हमने किया था ग्राफिकली मेथड, उसके बाद एलिमिनेटिंग मेथड, फिर सब्स्टिट्यूट मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। भाई हमने पीछे 4 मेथड किए, चारों में से आप सोल्व करने के लिए कोई सा मेथड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसने कुछ ये नहीं कहा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो उसने सिर्फ ये कहा है कि सोल्व करना है, तो सोल्व करने में आप कोई सा मेथड भी क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चाहे सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर ली, चाहे एलिमिनेटिंग मेथड यूज कर ली, मर्जी तुम्हारी होती है। चलिए तो चलिए फिर इसको करते हैं एलिमिनेटिंग मेथड से। ये 3 है, 3p है, ये कितना है, 2p है। तो दोनों के जो कोफिशिएंट हैं रिवर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से, तो कोफिशिएंट इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो यही काम करते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। जो फर्स्ट इक्वेशन थी अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो कितना हो जाता है हमारे पास, 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। अब इसको करते हैं, इसको कितने से करना है, 3 से, तो 6p प्लस 9q, ये q है, सॉरी, q इज इक्वल टू 39। अब करते हैं सब्ट्रैक्ट, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट।
सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट तो इक्वल हैं, मैंने पीछे भी बताया था आपको। अगर कोफिशिएंट इक्वल हो और साइन भी क्या हो, सेम हो, तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये दोनों साइन कैसे हैं? सेम साइन है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर सेम साइन है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सेम साइन है इनके, पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे? नेगेटिव तो हमने करना ही करना है। तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये कैंसल हो जाता है। यहाँ पे कितना बचता है? 5 इधर कितना बचेगा? 39 में से ही जाएगा, तो 5 1 15 कितना बच जाता है? 15। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती है, तो क्यू इज इक्वल टू 15/5 3। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई? 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें p की वैल्यू भी निकालनी है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है? ये वाली। तो 3p प्लस 2q, क्यू की वैल्यू कितनी आई हुई है? 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 3p इज इक्वल टू 12 माइनस के 6। 3p इज इक्वल टू 6 और p इज इक्वल टू 6/3। तो p की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई? 2। लेकिन हमारी जो स्टार्टिंग की इक्वेशन थी वो p और q में तो नहीं थी, हमारी वैल्यू किस में थी? x और y के अंदर थी। तो भाई हमें x और y को कंपेयर कर देना p और q से, ठीक है। तो 1/x तो लिखते हैं 100। 1/x इज इक्वल टू कितना है? p। तो x कितना हो जाएगा? 1/p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 1/x की नहीं निकालनी, ठीक है ना। क्योंकि सोल्व करने का मतलब क्या होता है? x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि हमारा वेरिएबल किस चीज के अंदर है? x एंड y के अंदर है। तो इसको रिवर्स कर देते। तो अब p की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? देखिए 2, तो 1/2 हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा? 1/y। 1/y इज इक्वल टू q, तो y इज इक्वल टू 1/q। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। ये हो जाएगा। क्लियर हुई बात? समझ में आ रही है ना? धीरे धीरे आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन था, ऊंचाई हो गई 50-60% 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? आप फिफ्थ फ्रैक्शन में दिया हुआ, हमें सबसे पहले देखना है कि कोफिशिएंट दोनों में कौन बराबर है। कोफिशिएंट भी बराबर है, इसमें वेरिएबल बराबर है। तो वेरिएबल बराबर है तो वेरिएबल को पुट कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है? 1/√(x) यानी 2/√(x), यहाँ पे कितना? 4/√(x) यानी √(x) दोनों के अंदर क्या है? बराबर है। तो पुट करते हैं √(x) इज इक्वल टू p एंड 1/√y इज इक्वल टू q। तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 एंड 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है? सेकंड हो जाती है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि कोफिशिएंट बराबर करना, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो इसके कोफिशिएंट को इससे करो, इसके कोफिशिएंट को इससे करो, मर्जी तुम्हारी होती है। या फिर इसको चेक करिए, ये 3 है, ये 9 है। 9 3 का मल्टीपल होता है भाई, तो 3 की टेबल में 9 पक्का आएगा। तो कौन से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों बराबर हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि दोनों बराबर हो जाए। देखिए मैंने पहले उसका फर्स्ट का किया था, p का कोफिशिएंट इक्वल किया था, अब की बार आपको q का कोफिशिएंट इक्वल करके दिखा देते हैं, ठीक है। दोनों में से आपकी मर्जी है, कोई सा करिए, कोई समस्या नहीं होती कि भाई आपने p का किया है या q का किया है, ठीक है। तो लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 सेकंड को तो करना ही नहीं क्योंकि इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, तो जरूरत ही नहीं हमें। तो 3 सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को, सेकंड की जरूरत ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 3। भाई 3 से मल्टीप्लाई की 6, 9 और 6। अब ये चीज है 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1।
देखिए दोनों के कोएफिशिएंट तो इक्वल थे लेकिन साइन अपोजिट थे। जब साइन अपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं भाई। आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये कितना हो जाता है 10p, और इधर से क्या बच गया आपके पास 5। तो जो p की वैल्यू आती है वो कितनी होगी 5/10। तो p की जो वैल्यू है वो 1/2 है। p की जो वैल्यू है वो 1/2 है। अब p की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है। सेकंड में रखना चाहो सेकंड में भी रख सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, भाई फर्स्ट में रखने होते हैं। ये दोनों को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। दोनों इक्वेशन में किसी पे भी रख सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट 2 इंटू में 1/2, इसमें रखनी ना फर्स्ट इक्वेशन में, प्लस के 3q इज इक्वल टू 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1 बचेगा भाई। यहाँ 0 नहीं बचता, कई बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पे 0 कह देते हैं, सर कट गया पूरा तो 0 बचेगा, नहीं 1 बचता है। सेपरेट करने में एडिशन करने में होता है -0, मल्टीप्लाई में या डिवीजन में हमेशा 1 बचता है अगर वो एक जैसे है। प्लस के 3q इज इक्वल टू 2, 3q इज इक्वल टू 2 - 1, 3q इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 1/3, 1/3। अब हमें तो वैल्यू q और p की थोड़ा ही निकालनी थी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी x की। तो p और q की जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं, वो किसके बराबर है √1/x के। तो लिखेंगे सो 1/√x इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू याद है ना कितनी है, 1/2। डायरेक्ट रख सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। अब इनको रिवर्स कर देते हैं तो √x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप ये कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए मेरे को तो √x की वैल्यू तो नहीं चाहिए, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए थी, x की। तो क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। तो इसका स्केयर से स्केयर रूट हमेशा क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। 2 का स्केयर कितना बढ़ेगा 4, 2 का स्केयर कितना बढ़ेगा 4। अब देखिए क्यू के लिए सोल्व करते हैं, यानी कि 1/√y इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1/3। अब रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि बाय में है ना तो इसलिए हमें क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। तो 1/3 था तो 3/1 हो जाएगा, 1 को किसी नंबर से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 आ जाएगा। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाता है 9, y इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपके पास 9 हो जाता है। क्लियर हुआ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब तो समझ में आ गया ना। देखिए प्रोसेस आसान है, सबसे पहले हमें लीनियर में बदलना होता है। जो हमारी इक्वेशन दी है टिपिकल के अंदर, तो उस टिपिकल को हमने बिल्कुल लीनियर में बदल देना है, फ्रैक्शन में दी हुई है हमें, ठीक है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन आएगी, फिर हम इसको 4 मेथड हमारे पास थे, किसी भी मेथड से उसको सोल्व करके x एंड y की वैल्यू, x एंड y का मतलब मेरा ये कि जिसमें भी वेरिएबल दिया हुआ है, जिस वेरिएबल में हमारी इक्वेशन दी गई है ना, उसी के अंदर उसकी वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए क्या कहता है, 1/x यानी 4/x प्लस 3y। देखिए y तो पहले ही लीनियर के अंदर वो फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो उसको तो हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, पुट करने की जरूरत ही नहीं। हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ x की जरूरत है, क्योंकि वो 1/x यानी फ्रैक्शन में चला गया, ठीक है ना। तो हम किस चीज को पुट करेंगे, सिर्फ x को पुट करने से हमारा काम चल जाएगा। तो पुट कीजिए, पुट 1/x इज इक्वल टू t, p क्यू आर कुछ पुट कर लीजिए, t पुट कर दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखिए तो लिखेंगे, सो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, 4t प्लस 3y इज इक्वल टू 14 फर्स्ट, 3t प्लस सॉरी माइनस है, माइनस के 4y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए चाहे आप y वाले कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए या इस वाले कोएफिशिएंट को, मर्जी तुम्हारी होती है, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, यानी कि जो कोफिशिएंट रिवर्स है अगर मल्टीपल होते हैं तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये एक दूसरे के मल्टीपल तो है नहीं, अलग अलग कोफिशिएंट है दोनों, तो क्या करेंगे, इसको तो इस वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस वाले से, यानी कि उल्टे कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। अच्छा एक बात और बताता हूँ, जो इक्वेशन होती है उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर फिट किया जाता है, जो मल्टीपल होता है उसको खुला छोड़ दिया जाता है। ये पहचान होती है भाई, ये हमारी इक्वेशन है, ये मल्टीपल है, ये इक्वेशन है, ये मल्टीपल है। अब देखिए इनकी बात करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16t प्लस 12y, ठीक है, और ये कितना होगा 56, 4 से मल्टीप्लाई करनी है ना। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 माइनस के 12y और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 69, ठीक है। अब आपको ऐड करना है, क्यों, क्योंकि जो कोफिशिएंट इक्वल है ना उनके साइन देखिए, उनके साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं। अगर उनके साइन अपोजिट हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल ही तो करना है हमें, ठीक है, ताकि हमारा जो एक वेरिएबल बन जाए। तो ये कितना बन गया 25t, यहां से ऐड करना शुरू कीजिए, 5 और 125। अब t इज इक्वल टू 125/25, इधर मल्टीप्लाई में भाई, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कितने पे जाता है, t की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 5, t इज इक्वल टू 5। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 4 इंटू में 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, ये हो जाती है 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। 3y इज इक्वल टू 14 माइनस के 20, 3y इज इक्वल टू माइनस के 6, माइनस के 6/3 माइनस के 2। y की वैल्यू तो निकल गई, क्या x की वैल्यू निकल गई, नहीं भाई, x की वैल्यू नहीं है, वो तो t की वैल्यू है। x की वैल्यू हमारा वेरिएबल किस में है, x में है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t की नहीं करनी है। तो t किसके बराबर, 1/x के, तो लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू 1/t, तो x इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है जी 5, तो 1/5, ये आंसर होगा। अब तो समझ में आ गई होगी ना 100%, क्योंकि अब आपने 3 क्वेश्चन कर लिए। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है हमारा, लीनियर में कन्वर्ट करना, फिर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। चलिए आपकी बात देखिए, जो क्वेश्चन आया है उसके अंदर x माइनस के 1 दोनों बराबर है भाई। अब की बार x में नहीं दिया उसने, मैं 1/x को ही पुट कर लिया। अब देखिए पूरा पूरा बराबर दिया हुआ है, इधर भी y माइनस के 2 पूरा पूरा बराबर दिया हुआ है, तो हम इस पूरे को ही पुट करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, पुट करिए, पुट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p एंड 1/y माइनस के 2 इज इक्वल टू q। कर लेगा ना। मेरा तो मेन मकसद क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर बनाना। मेरा मेन मकसद क्या है, वही है। और मैं लीनियर कब बना पाऊंगा, जब मैं इस पूरे को, क्योंकि ये प्लस माइनस में है ना, तो अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो हम छोड़ देते, 5/2 या 5/3 या 5/4 जो भी होता वो कोएफिशिएंट के रूप में आ जाता। लेकिन जब प्लस या माइनस में होता है ना, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। 1/x हो, अगर 1/x को पुट करूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा मेरा, क्योंकि जो 1 है वो x के साथ माइनस में है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस होता है तो हम उसको साथ में नहीं छोड़ सकते, उसको पूरे को लेना पड़ता है हमें। तो देखिए हम इसको पुट कर रहे हैं ताकि हमारी इक्वेशन क्या बन जाए, लीनियर बन जाए। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन 5p प्लस क्या 1 ही है कोएफिशिएंट, तो क्यों ही आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इधर देखिए 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। लीनियर इक्वेशन समझ में आ गई ना। मैंने इसकी जगह पुट कर दिया ये p,
इसकी जगह पुट कर दिया क्यू, ये कोफिशिएंट जो ये एज इट इज रहे हमारे। अब देखिए भाई यहाँ पे तो देखिए कोशिश करिए कि छोटे से छोटा मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई करें, क्यों, ताकि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन उसमें कोई गलत ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, वैसे तो मैं इनको बराबर कर सकता हूँ, इसको 6 इसको 5 से, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 3, तो 1 और 3 इन दोनों से तो छोटे मल्टीपल हुए कि नहीं हुए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो लिखेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। अब ये हो गया 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। क्लियर हुई बात। अब ये मेरे को ये देखना है कि ए कोएफिशिएंट इक्वल होंगे मेरे, क्या साइन इक्वल है, नहीं है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब ये कितना बच जाता है 21p और ये कितना बच जाता है 7, क्योंकि 6 प्लस 1 7 हो गया, तो p इज इक्वल टू 7/21, तो कैंसिल होगा तो कितना आएगा p इज इक्वल टू 1/3, p इज इक्वल टू 1/3। क्लियर हुई बात। अब देखिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अभी हो गया हमारे पास, देखेंगे 5p की वैल्यू 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2, 5/3 प्लस q इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3, तो q इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं 6 माइनस के 5, q इज इक्वल टू 1/3। q की वैल्यू कितनी आ जाती है 1/3 आ जाती है, p की वैल्यू भी 1/3, q की वैल्यू भी 1/3। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं जो हमें पुट किया था, तो लिखेंगे सो 1/x माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना था p था, तो इसको क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, या इसको लिख लेते हैं p की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/3, 1/3 देखिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, x माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, इस 1 को उधर लेके जाइए, ये माइनस का है, उधर जाने के बाद किस चीज का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब वैसे ही किसकी वैल्यू देखेंगे, q की वैल्यू देखेंगे, q की वैल्यू किसके बराबर थी, इसके बराबर थी, 1/y माइनस के 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है q, तो 1 माइनस के 1/q कितना है 1/3। अब इनको रिवर्स कर दीजिए, y माइनस के 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर हुई बात, कोई डाउट। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन प्रोसेस वही है, सबसे पहले लीनियर बनाना है, फिर जो भी वेरिएबल हमारे पास दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट। देखिए अब तक जो क्वेश्चन किए थे उनके अंदर और x और y है जो अलग अलग दिए जाते थे, अब की बार कंबाइन दे दिए। देखिए x y ये भी एडिशन में दिया हुआ है, पिछले जो क्वेश्चन थे सारे में क्या था अलग अलग थे, हम डायरेक्ट पुट करना होता था। तो भाई अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए नीचे x y आ जाए तो अलग अलग डिवाइड कर दीजिए इसको, कैसे 7x/xy माइनस के 2y/xy, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो प्रत्येक पार्ट के नीचे लिख दीजिए, इज इक्वल टू किसके बराबर है 5, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 7/y 2y में x इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। आप देखिए अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही कर लीजिए, क्या लिखोगे आप 8x/xy प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 15, 8/y 7/x इज इक्वल टू 15। अब पुट कर दीजिए, अब अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, अब पुट कर दीजिए, पुट 1/x इज इक्वल टू t एंड 1/y इज इक्वल टू s।
कुछ पुट कर लीजिए, पी के कर रहा था मैंने एक बार एस टी पुट कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, फिर फर्स्ट क्या पार्ट क्या करेगा, ये वाला था अपने पास। तो 7 1/y की वैल्यू कितनी है s माइनस के 2t इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इससे करते हैं 8s प्लस 7t इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। अब कोफिशिएंट इक्वल करने हैं ना। देखिए अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 2 से, यानी कि दोनों मल्टीपल तो है नहीं एक दूसरे के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट इक्वेशन उसको पहले वाले कोएफिशिएंट, जो सेकंड इक्वेशन उसको पहले वाले कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड सेकंड बाय 2। लिखते हैं, इसको 7 से करना है 49s 14t और 35। ठीक है, अब इसको कितने से करना है, 2 से 16s 14t और 30। ठीक है, ये कैंसल हो जाएगा। अब इसको देखिए कितना बनता है 65s, इधर कितना बनता है 65, तो s इज इक्वल टू 65/65 कैंसल हो गए। s की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 7 s की वैल्यू 1 है ना, तो 1 रख देंगे, माइनस के 2t इज इक्वल टू 5, 7 माइनस के 2t इज इक्वल टू 5, माइनस के 2t 5 माइनस 7, ये 7 उधर जाकर के किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्यों इधर क्या है प्लस का है। माइनस के 2t इज इक्वल टू माइनस के 2, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 2/2, तो t की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है ना, अब हमें तो s और t की वैल्यू थोड़े फाइंड आउट करनी है, हमें किसकी करनी थी x एंड y की, तो वो कहाँ है हमारे पास, ये रहा। तो 1/x किसके बराबर है, t के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा 1/t के, तो x की वैल्यू t की वैल्यू रख दीजिए 1 है, 1/1 भी कितना होगा 1 ही तो होगा, x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 1। फिर 1/y इज इक्वल टू s, तो y इज इक्वल टू 1/s होगा, रिवर्स कर देते हैं, s की वैल्यू कितनी है भाई 1, दोनों की वैल्यू 1 ही है यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कहाँ से, स्टार्टिंग में अगर बेस दोनों का यानी कि डिनोमिनेटर जो एक्स वाई यानी कि कंबाइन दिया हुआ है, तो उनको सबसे पहले क्या कर लीजिए अलग अलग कर लीजिए, इससे हमारा फर्स्ट सम बन जाएगा बिल्कुल। यहाँ से फिर हम एक्स और वाई को पुट करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है और कुछ नहीं है, बाकी प्रोसेस सेम है। अब की बात देखिए, इसने डिनोमिनेटर दिया नहीं 1 दिया और डिनोमिनेटर सीधा सीधा, लेकिन अब की बार उसने क्या कर दिया एक्स वाई को c से मल्टीप्लाई कर दिया, हम इसको c बोलते हैं ना, c यानी कांस्टेंट टर्म से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई सबसे पहला काम तो हमें इसको फ्री करना होता है कांस्टेंट टर्म को, तो अब फ्री करने के लिए एक्स वाई है, तो पूरे को एक्स वाई से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो लिखिए डिवाइडिंग बाय एक्स वाई बोथ इक्वेशन, तो इसको भी तो 6 एक्स वाई से डिवाइड करना है, ईच को डिवाइड होता है हमेशा, ये नहीं कि एक से ही डिवाइड होगा, पूरे को डिवाइड होता है। ठीक है, पूरे इक्वेशंस को। अब इसको पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 6/y 3y में x इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर क्या आ जाती है 3rd। ठीक है, फिर अब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2xy y में xy प्लस के 4y y में xy इज इक्वल टू 5xy y में xy। एक स्टेप और बढ़ जाता है इनके अंदर जब उधर मल्टीप्लाई होता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी प्रोसेस क्या रहता है सेम रहता है। तो 2/y 4/x इज इक्वल टू 5। अब देखिए आगे तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इक्वेशन नंबर क्या हो जाता है 4, तो फिर
y का पुट 1/x इज इक्वल टू टी, 1/y इज इक्वल टू एस। ठीक है, पुट कर दीजिए और इनको इक्वेशन बनाइए, फिर सॉल्व करेंगे हम। ये कितना हो जाएगा 6s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2s प्लस 4t इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ तो आ ही चुकी थी ना, ये फोर्थ है। अब लिख लीजिए 5 और 6। ये इक्वेशन मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एबीसीडी मान लीजिए, 1 2 3 मान लीजिए, तो एक आइडेंटिटी होती है भी उस इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप बात, ये 2 का मल्टीपल है, 2 3 जा कितना होता है 6 होता है ना, तो हम केवल इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके काम चला सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में कोई गड़बड़ ना हो। जब टाइम थोड़ा होता है तो गड़बड़ होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय 3। तो 6s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, 6x प्लस 12t इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15। 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 12, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 15। आप देखिए कोफिशिएंट तो इक्वल हो गए, साइन क्या है सेम है, सेम है तो क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया माइनस के 90, यहाँ पे कितना बच जाता है माइनस के 9, माइनस से माइन कैंसिल होगी तो t इज इक्वल टू 9/9 कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। t की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1 हो जाती है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5th, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5th। तो 6s प्लस 3 इंटू में 1 इज इक्वल टू 6, 6x प्लस के 3 इज इक्वल टू 6, 6s इज इक्वल टू 6 माइनस के 3, 6s इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3/6 2, तो s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। समझ आई कि नहीं? अब हमें s और t की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी, x और y की निकालनी थी। तो फिर अगला प्रोसेस क्या होगा, इनको पुट करना। लिखेंगे 1/x जो हमने पुट किया था वो किसके बराबर था t के बराबर, तो x कितना हो जाएगा 1/t, यानी कि x इज इक्वल टू t की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1 आई थी, तो 1/1 कितना होगा 1 ही होगा ना, तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। 1/y इज इक्वल टू कितना होगा s, तो y इज इक्वल टू 1/s, s की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये घूम जाएगी तो कितना बन जाएगा 2/1, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि हम रिवर्स कर देते हैं ना। ठीक है, कर ले रही बात। अब की बात देखिए क्या कहता है, ये x और y कंबाइन दे दिया, इधर भी और इधर भी, ये भी सेम दिया होगा, तो जो सेम दिया होता है ना वो पुट करना होता है भाई। अब देखिए क्या करना है, हम पुट करेंगे 1/x प्लस y इज इक्वल टू t और 1/x माइनस के y इज इक्वल टू x, पुट कर लिया हम। तो हमारी जो इक्वेशन है, हमारा तो मेन मकसद क्या है लीनियर बनाना, लीनियर बना के ही सोल्व होगी, वैसे सोल्व होने ही नियम से। तो क्या होगा 10t प्लस 2s इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर क्या होगा 15t माइनस 5s इज इक्वल टू माइनस के 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए ये 10 है ये 15 और इधर ये 2 है ये 5 है, तो कौन सा छोटा है, ये वाला ऑप्शन छोटा है ना, तो इसको तो 5 से और इसको कितने से मल्टीप्लाई करें 2 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 एंड सेकेंड बाय 2, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 50t प्लस 10s इज इक्वल टू 20। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 30t माइनस 10s इज इक्वल टू माइनस के 4। अब देखिए कोफिशिएंट तो इक्वल हो ही गया,
क्या इक्वल नहीं है, साइन इक्वल नहीं है। और जब साइन इक्वल नहीं होता तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड कर दीजिए। अगर साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 80t। इधर से देखिए कितना आया 16, t इज इक्वल टू 16/80। तो t की वैल्यू होगी 1/5। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो 10 इंटू t की वैल्यू कितनी है 1/5 प्लस के 2s इज इक्वल टू 4। 2 प्लस के 2s इज इक्वल टू 4, ये 2 उधर चला जाएगा। 2s इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाने के बाद माइनस का, 2s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 2/2, s इज इक्वल टू 1। अब मेरे को x और y की वैल्यू निकालनी है। पुट द वैल्यू ऑफ s एंड t। तो आपकी बार ये थी, अब क्या होगा 1/x प्लस के y किसके बराबर था, t के बराबर था। t की वैल्यू कितनी है 1/5। अब इनको रिवर्स कर दीजिए, तो x प्लस के y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। इक्वेशन नंबर क्या आ जाती है, थर्ड। अब s वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/x माइनस के y, x माइनस के y इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 के बराबर। तो x माइनस के y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे को x और y की वैल्यू चाहिए थी, x प्लस y की या x माइनस y की नहीं चाहिए थी। तो अब दोबारा फिर ये सोल्व करने होंगे। मेरे को तब तक सोल्व करते रहना है जब तक मैं x और y की वैल्यू अलग अलग ना निकाल दे हर इक्वेशन के अंदर। तो अब इन दोनों को सोल्व करते, देखिए इसका और इसका कोएफिशिएंट इक्वल भी है और अपोजिट साइन है। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो x प्लस के y इज इक्वल टू 5 और x माइनस के y इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गए। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। Put this value in equation third। तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस के 3, y इज इक्वल टू 2। क्लियर हुई बात। देखिए प्रोसेस लंबा हो सकता है लेकिन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सब इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर बार पेपर में लगभग आता है 99.9% इस एक्सरसाइज में से। तो ध्यान से समझें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम चीज है दोनों, ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट के अंदर और ये यहाँ पर, यहाँ पे भी इसका मतलब इसको कंप्लीट को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही बात समझाई है कि जो एक जैसा उसको पूरे को कंप्लीट करना होता है। ये नहीं कि उसमें से आधा पार्ट छोड़ दें, अगर आधा पार्ट छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। देखिए 1/3x प्लस के y इज इक्वल टू t पुट करना है हमें, ठीक है। और 1/3x माइनस के y इज इक्वल टू s। अब ये तो हमारे पास पूरा पूरा पुट हो गया t, और ये कितना हो गया s, और ये आ गया 3/4। अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कहते हैं, कर दें, कर दीजिए। तो कितना होगा 4t प्लस के 4s इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। 1/2t माइनस 1/2s इज इक्वल टू 1/8। इसका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर क्या बनेगा t माइनस के s/2 इज इक्वल टू माइनस के 1/4, सॉरी 1/8, ये कैंसिल हो गया। तो t माइनस के s इज इक्वल टू माइनस के 1/4, इस 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बढ़ जाएगा हमारे पास 4t माइनस 4s इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। एकदम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो भाई कोफिशिएंट इक्वल है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 4t माइनस के 4s इज इक्वल टू माइनस के 1। जब इनके कोफिशिएंट इक्वल थे तो हमें जरूरत ही नहीं किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की, ये ठीक है।
तो ये प्लस के हैं, ये माइनस के, ये कैंसिल हो गए, तो कितना बच जाता है 8t इज इक्वल टू कितना 2, t इज इक्वल टू 2/8, तो t की वैल्यू 1/4 आ जाती है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है आपके पास, ये वाली 4t, यानी कि t की वैल्यू 1/4 पुट कर दीजिए, प्लस 4s इज इक्वल टू 3, 1 प्लस के 4s इज इक्वल टू 3, 4s इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 4s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 2/4, तो s की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, 1/2, s की वैल्यू 1/2। पुट द वैल्यू ऑफ t एंड s, किसके कंपेयर में, यहां पे रखोगे आप, ठीक है। देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ t एंड s, पुट द वैल्यू ऑफ t एंड s। देखिए 1/3x प्लस y इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/4 आई, तो 1/4 इनको रिवर्स कर देते हैं, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर मेरी थर्ड आ जाती है भाई, ठीक है। अब दूसरा देखिए 1/3x माइनस के y इज इक्वल टू s, s की वैल्यू कितनी आई y माइनस के 1/2, इनको रिवर्स कर दीजिए, 3x माइनस के y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, 3x प्लस के y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस के y इज इक्वल टू 2, कैंसल हो गए, 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/6, 1, x की वैल्यू 1। पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, ये रही 3 इंटू में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस के 3, वाई इज इक्वल टू 1। तो लास्ट में सोल्व होगी ना हमारी इक्वेशन, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखिए थोड़ा प्रोसेस चेंज होता चला जाता है, लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आएगी ना कि पुट क्या करना है, तो क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें स्टेटमेंट दी हुई है, कंडीशन दी हुई है। उन कंडीशन से हमें सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर वो सॉल्व करना है। तो देखिए क्या कहता है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम होता है पानी की दिशा में चलना, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पानी की दिशा में चलना। जब आप जिधर पानी जा रहे हैं उधर जा रहे हैं तो आप उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और वो कहते हैं कि 20 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स लगते हैं। अपस्ट्रीम होता है जो पानी बहता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलना, उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। अपस्ट्रीम में कहते हैं 4 किलोमीटर चलने में उसको 2 आवर्स लगते हैं, ठीक है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट एक बात याद रखना हमेशा, क्या, जो स्टिल वाटर है ना उसकी स्पीड में ही तो ऐड करना, उसी की स्पीड में से क्या करना, माइनस करना, ठीक है। एक सेकंड में देखिए क्या कहता है ये स्टेटमेंट के अंदर आपको समझ में आ गया ना। अब स्टेटमेंट के अंदर एक बात याद रखना, एक स्टिल वाटर मिलेगा। स्टिल वाटर होता है ठहरा हुआ पानी, जैसे तालाब का हो गया हमारा, ठीक है, पौंड जिसे बोलते हैं उसका हो जाता है। तो भाई जो ठहरे हुए पानी होता है, ठीक है, जैसे हमारे तालाब वगैरह हैं, उसी की स्पीड को मानना है, उसी की स्पीड में तो ऐड करना है और उसी की स्पीड में से क्या करना है, माइनस करना होता है, ठीक है। तो लिखिए, तो मान लेते हैं, सॉल्यूशन देते हैं इसका। लेट द स्पीड इन स्टिल वाटर
सबसे जरूरी चीज ये है और कुछ भी नहीं है कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे जरूरी चीज यही है कि आपको किस में से माइनस करना है, किस में ऐड करना है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर की स्पीड में जो ऐड करना, स्टिल वाटर की स्पीड में से क्या करना है? माइनस करना। ये बात आप याद रखेंगे अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। फिर लिखते हैं सॉल्व एंड लेट द स्पीड इन करंट कितना होगा? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप देखिए करंट वाटर यानी कि जो बहता हुआ पानी है उसकी स्पीड। करंट स्पीड का मतलब क्या है? जो बहता हुआ पानी है उसकी स्पीड की बात करता है वो। ठीक है, आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर उसने दो बातों का जिक्र किया है। पहला है क्या? डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर यानी कि बहते हुए पानी के अंदर एक तो आप खुद फोर्स लगा रहे हो, दूसरा वाटर भी तो आपके ऊपर लगा रहा है ना, क्योंकि आप वाटर की डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आपकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब क्या हुआ? एडिशन। लिखेंगे ऋतुज डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि बहते हुए पानी के साथ उसकी स्पीड कितनी होगी? x प्लस के y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ऋतुज अपस्ट्रीम, दूसरी बात उसने अपस्ट्रीम भी की है ना। देखिए यहां पर अपस्ट्रीम स्पीड क्या लिखेंगे? मैंने क्या कहा था कि भाई स्टिल वाटर है ना, जो उसी की स्पीड में से तो माइनस करना, उसी की स्पीड में क्या करना? ऐड। तो स्टिल वाटर की कितनी थी? x, तो x में जो ऐड किया और x में क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब पहले जो क्वेश्चन आए थे उनके अंदर भी मैंने बताया था क्या कि जो फार्मूला है वो ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने ये कहा था तुम्हें इस फार्मूले को आप तीन तरह से यूज कर सकते हो, किसी तरह से भी कर लो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्पीड इनटू में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और आप ये भी कह सकते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तीनों फार्मूले से सब निकलेगा भाई, 101% निकलेगा। हाँ इतना है कि कोई लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, कोई छोटा हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसी पोर्शन में कम टाइम लगेगा, किसी पोर्शन में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन पक्का मिलेगा 101%, क्योंकि फार्मूला यही बनता है। तो अब लिखते हैं, आप देखिए अपने पास क्या है? स्पीड। अब स्पीड इंटू टाइम वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है डिस्टेंस भी, दोनों चीजें दी गई है। स्पीड हमने क्या कर ली? मान ली। तो हम कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो डाउन स्ट्रीम है उसके अंदर स्पीड कितनी है अपनी? x प्लस के वाई। और जब वो डाउन स्ट्रीम चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है? 2 आवर्स। तो स्पीड इंटू में टाइम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस कितना है? 20। तो x प्लस के y इज इक्वल टू 20/2 कितना हो जाता है? 10। तो x प्लस के y कितना हो गया भाई? 10 होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है हमारी। ठीक है, फिर सेकंड डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी बनती है? x माइनस के वाई। उसको टाइम कितना लगता है? 2 आवर्स। और डिस्टेंस कितना है उसका? 4। एक्चुअल में तो मैंने यही किया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस 2 इधर मल्टीप्लाई में क्या उधर लेके गया तो क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो हो गया। तो x माइनस के y इज इक्वल टू 4/2। तो x माइनस के y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? सेकंड। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x प्लस की y इज इक्वल टू 10, x माइनस की y इज इक्वल टू 2। ये कैंसल हो गया। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। Put this value in equation first। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है आपकी? x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10,
y इज इक्वल टू 10 माइनस के 6, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर हावर्स, ये भी किलोमीटर पर हावर्स। तो x क्या माना था हमने, व्हाट स्पीड इन स्टिल वाटर, तो लिखेंगे सो स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर हावर्स, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी होगी हमारे पास 4 किलोमीटर पर हावर, क्योंकि वाई है जो वो क्या थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी, क्या थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर हुआ, पहले भी हम स्पीड के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक मेन जो बात थी वो ये थी कि भाई हमें हमेशा याद रखना है कि स्टिल वाटर की स्पीड में जो ऐड करना होगा, स्टिल वाटर की स्पीड में क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और इन 3 फार्मूले को याद रख लोगे आप लोग। सेकंड पार्ट देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है ये जहां पर बच्चे पजल होते ही होते हैं, आसान है लेकिन पजल क्यों होते हैं उसका एक रीजन ये है, क्योंकि हम ये बात नहीं समझ पाते कि जो काम होता है, वर्क और टाइम का जो रिलेशन है ना, वो इनवर्स है, यानी कि रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसे बोलते हैं। यानी कि अगर काम ज्यादा है और आदमी कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और अगर आदमी ज्यादा है तो काम को क्या कर देंगे, जल्दी कर देंगे। यानी कि एक काम है जो 10 दिन में होता है और उसको करने वाले 5 लोग हैं, 5 पीपल है, 5 पीपल्स। अगर उसी काम को एक बंदा करे तो 5 की जगह 2 दिन में तो नहीं कर पाएगा वो। और हमारी जो अभी तक की जो स्टडी है वो हम क्या करते हैं, 5 को नीचे ले जाते हैं, 10 को कैंसिल करते हैं और 2 लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है भाई। हमें सोचना है जब 5 पीपल्स उस वर्क को 10 डेज में कर रहे हैं तो 1 मैन वो तो और ज्यादा टाइम लेगा भाई, क्योंकि मैन यानी कि मैन पावर जितनी ज्यादा होगी वर्क उतना जल्दी होगा। लेकिन अगर मैन पावर घट जाती है तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही बात इस क्वेश्चन में हमें समझनी है। देखिए क्या कहता है, 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days। कहता है कि इकट्ठे काम किया उन लोगों ने, 2 वुमेन थी, 2 वुमेन्स एंड 5 मेंस, इकट्ठे काम कर रहे हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी काम है, पता नहीं कौन सा काम था, उन्होंने क्या किया, उस काम को 4 डेज में क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अब सेकंड कहता है अगर 3 वुमेन एंड 2 मैन है, उसी वर्क को जो उसने पहले किया था, किसने किया था, जो 2 वुमेन और 5 मैन ने किया था, उसी वर्क को 3 वुमेन एंड 6 मैन 3 डेज के अंदर क्या कर देते, फिनिश कर देते। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। एक औरत उस काम को करने में कितना टाइम लेगी, आदमी नहीं शामिल करना। फिर कहता अकेला आदमी कितना टाइम लेगा। तो जो चीज हमसे पूछी गई सबसे पहले तो वो मान लीजिए आप, लिखिए, लिखते हैं 1 woman do वर्क, क्या लिखेंगे, x डेज लिख देते हैं, ठीक है, और 1 मैन डू वर्क कितना लिख देते हैं, y डेज के अंदर लिख देते हैं। बात समझने वाली यहां से शुरू होती है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक औरत है, वुमेन है, जिसने पूरे काम को x डेज के अंदर फिनिश कर दिया। अब मैं ये कहता हूं कि द वर्क of woman for 1 day, the work of woman, the work of woman for 1 day, एक दिन का कार्य कितना होगा एक औरत के लिए।
1 वोमेन, रेसिप्रोकल दे दिया। बात समझ में? टोटल वर्क को हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। अगर टोटल डेज से डिवाइड कर दें तो 1 डे का आ जाएगा ना। ये वही काम है बिल्कुल। मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास 1 दर्जन केले हैं, 1 दर्जन बनाना। तो 2 स्टूडेंट्स के अंदर कितने कितने में डिवाइड होंगे? तो 6 into 6 में होंगे कि नहीं होंगे? तो वही काम यहां पर है। जो वोमेन है ना, उसने टोटल वर्क x डेज में किया है, और टोटल हम किसी को भी 1 मान सकते हैं, या 100 कह दो या 1 कह दो, एक ही बात होता है। 100% का मतलब क्या? 1, 0 और 1, 0 बिल्कुल नहीं होता, 1 कंप्लीट होता है। तो अगर पूरे वर्क को मैं पूरे डेज से मल्टीप्लाई कर दूं, डेज कितने लगे थे उस लेडीज को? x डेज लगे थे। तो पूरा वर्क कितना है? 1। पूरे वर्क को अगर पूरे डेज से डिवाइड कर देता हूं तो 1 डे का वर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं है? तो यही बात यहाँ पे समझनी है। यहाँ पे गड़बड़ ये होती है कि लोग ये कहते हैं कि भाई 1 बाय क्यों कर दिया सर? भाई 1 को मैंने कंप्लीट वर्क मान लिया। भाई जो कंप्लीट वर्क है वो कितना है? 1 है। और डेज कितने लगे? x। तो एक दिन का काम कितना होगा? टोटल वर्क को अगर टोटल डेज से डिवाइड कर देता हूं तो वो 1 डे का वर्क आ जाता है। तो वही प्रोसेस यहां पर किया हमने। तो लिखेंगे द वर्क ऑफ मैन फॉर 1 डे कितना होगा? 1 बाय y, क्योंकि उसने आदमी ने कितने टाइम में किया था? y में किया था। तो टोटल वर्क को अगर टोटल डेज से डिवाइड किया जाता है तो 1 डे का वर्क आ जाता है। कितने डे का वर्क आ जाता है? 1 डे का। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 2 वुमेन और 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन। ठीक है, अब मेरे को बात समझने वाली है। एक औरत कितने टाइम में काम करती है? 1 बाय x में। तो 2 कितने में करेगी? 2 इंटू में 1 बाय x नहीं होगा क्या? सही बात है, टुगेदर कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, तो 5 इंटू में 1 बाय y होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 2 इंटू में 1 बाय x, इसका मतलब क्या हुआ? 2 औरतों का काम हो गया 1 दिन का, और 5 आदमियों का 1 दिन का। ठीक है, वो कितने दिनों में फिनिश करते हैं? 4 डेज के अंदर फिनिश करते हैं। तो 1 डेज के लिए करने के लिए कितना होगा? तो 1 बाय 4 होगा कि नहीं होगा? ये बात क्लियर नहीं हुई हो तो बताइए। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? 2 बाय में x प्लस 5 बाय में y इज इक्वल टू 1 बाय 4। क्लियर हुई बात? नहीं समझ में आई तो दोबारा बताइए। अब सेकंड बात करते हैं। 3 वोमेन, एक वोमेन का काम कितना है? 1 बाय x। तो 3 का कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 बाय में x, टुगेदर कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। 6 मैन, 6 बाय में y, तो एक दिन का काम 1 बाय 3, 1 बाय 3। क्लियर हुई बात? अब वही काम करते हुए देखिए, फ्रैक्शन में आ गया, पुट कर लेते हैं। करें पुट? पुट 1 बाय x इज इक्वल टू p एंड 1 बाय y इज इक्वल टू क्यू। 2p प्लस 5q यहां पुट कर देते हैं। 5q इज इक्वल टू 1 बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके अंदर पुट करिए। 3p प्लस 6q 1 बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट है। ठीक, अब हमें क्या करना है? कोफिशिएंट को क्या करना है? इक्वल करना है। कोफिशिएंट को क्या करना है? इक्वल करना है। तो कर दीजिए। इसको करोगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हुई बात? या फिर इनको 20 से, इसको 18 से, इसको 20 से, कोई सो कर लीजिए, बराबर करना हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 9 एंड इक्वेशन 2 बाय 8। तो देखिए, नहीं, अब इसको करते हैं।
72p प्लस क्लियर हुई बात। अब देखिए दोनों के कोएफिशिएंट तो इक्वल हो गए, साइन भी इक्वल है भाई। अगर हमने कहा था अगर साइन इक्वल है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गए। ये कितना आ जाता है, माइनस करने पे 36 क्यों इज इक्वल टू 1, क्यों इज इक्वल टू 1/36। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए 8p प्लस 20 क्यों 1/36 इज इक्वल टू 1। 8p प्लस 20/36 इज इक्वल टू 1। 8p इज इक्वल टू 1 माइनस 20/36। 8p इज इक्वल टू 36 माइनस के 20, तो 8p इज इक्वल टू कितना हो गया 16/36, 4/9। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी नहीं, ठीक है। फिर आप देखते हैं 8p किसके बराबर हो गया 4/9 के, तो p इज इक्वल टू 4/9/8, p इज इक्वल टू 1/18। अब हमने p और q तो नहीं माने थे, हमने तो क्या माने थे x और y। तो देखते हैं टोटल वर्क ऑफ वन वोमैन, टोटल वर्क ऑफ वन वोमैन। भाई 1/x था ना एक दिन का, वो x माना था हमने। 1/x इज इक्वल टू p, इसको पहले सोल्व कर लीजिए। 1/x इज इक्वल टू किसके बराबर था, p के बराबर था, तो x इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 18। 1/x ही माना था हमने, p चेक कर लेना जरा। ये रहा 1/x को हमने p माना था, 1/y को हमने क्या माना था q माना था। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 18 आ जाती है। और y की वैल्यू तो 1/y इज इक्वल टू q, y इज इक्वल टू 1/q। तो भाई y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। x कौन था 1 वोमैन का वर्क, और y क्या था जो अकेला आदमी काम करता है, कितना y, और y की वैल्यू कितनी है उसकी 36। यानी कि एक अकेला आदमी 36 डे में वर्क करेगा और एक अकेली औरत जो 18 डेज के अंदर क्या करती है वर्क करती है। क्लियर हुई। क्वेश्चन यहाँ पे नीचे लिख देना है, टोटल वर्क ऑफ वन डे, सॉरी टोटल वर्क ऑफ वन मैन, कितना वन मैन का कितना होगा 36, और वन लेडीज यानी कि वोमेन का कितना होगा 18 डेज के अंदर वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुई। मेन जो बात थी वो ये वाली समझने वाली थी, अगर ये समझ में आ गई, दूसरी बात मेन बात जो समझने वाली थी ये थी, अगर ये दोनों बातें समझ में आ जाती है तो आपका ये क्वेश्चन लाइफ में कभी गलत नहीं होगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट क्या कहता है देखिए, फिर स्पीड का सम आ गया। स्पीड के हमने पहले भी किए थे, अब फिर कर रहे हैं। रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। 300 किलोमीटर चलती है वो अपने ओर से, और कैसे चलती है पार्टली, यानी कुछ तो वो ट्रेन से चलती है और कुछ कहां से चलती है बस से। ठीक है, ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अब यहाँ पे बात समझने वाला ये है कि भाई 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चली, बाकी किससे चली बस से चली, रिमेनिंग पार्ट बस से चला था, लेकिन बस से चली कितनी वो, तो हमें ये बात ध्यान में देनी है कि हमारा जो है ये 300 किलोमीटर है। 300 में से 60 माइनस करेंगे तो 240 बचता है, यानी 240 वो बस में चलती है। 240 किस में चलती है वो बस में चलती है। बात समझ में आई कि नहीं है। इफ द ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, वो कहता है अगर दोबारा से उसने फिर कंडीशन लगा दी, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलता है एंड रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग कितना होगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर वो बस से चलता है। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि पहले उसने कितना टाइम लिया था 4 hours, अब कितना लगी 4 hours and 10 minutes, क्योंकि 10 मिनट्स लॉन्गर बोल रहा है, यानी कि
जो पिछला टाइम है उसके अंदर 10 मिनट और जोड़ दीजिए, तब जाकर के ये डिस्टेंस है जो क्या होता है, कवर होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, सबसे पहले तो उनकी स्पीड माननी पड़ेगी, एक बस और एक ट्रेन। तो लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बस कितनी मान लें, x किलोमीटर पर हावर। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मान लें, y किलोमीटर पर हावर। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, जो स्पीड है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अगर टाइम कहें तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। आपकी बार ये फार्मूला यूज कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है और टाइम है जो कंबाइंड दिया हो, तो इसलिए उसको क्या कर सकते हैं, हम एक तरफ रख सकते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है 60 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई, y। तो क्या लिखेंगे 60 बाय y, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना बचेगा, 240 बाय y। कितना टाइम लेता है, 4 आवर्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। इसका टाइम और इसका टाइम दोनों कंबाइन मिलकर के 4 आवर्स लगते हैं। बात करनी पड़ेगी नहीं, क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है। ये फिर सेकंड कंडीशन कहती है, सेकंड कहती है 100 किलोमीटर वो चलता है किससे, ये 100 किलोमीटर किससे चलता है, वो ट्रेन से चलता है। तो 100 बाय में y प्लस 200 बाय में x, वो कहता है कि 10 मिनट्स ज्यादा लेता है। तो 4 प्लस 10 बाय 60। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 4 तो हावर्स थे भाई और 10 क्या थी, मिनट। हावर के अंदर ऐड होने के लिए सबसे पहले उसको हावर बनना पड़ेगा। तो 10 को 60 से डिवाइड कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि 1 हावर के अंदर 60 मिनट्स होता है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है हमारा। यहाँ पे कितना है, 100 बाय में y और 200 बाय में x, ये हो गया 4 प्लस 1 बाय 6। 100 बाय y 200 बाय, तो 25 बाय 6। अब 1 बाय y पुट करना है और कुछ नहीं करना, पुट कर लीजिए। पुट 1 बाय x इज इक्वल टू t एंड 1 बाय y इज इक्वल टू s। तो ये हो गया 60s प्लस दिस इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 400। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है ना, डिवाइड भी कर सकते हो इसको ऐसे, 4 से डिवाइड कर सकते हो, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15s। इसको करोगे तो 60t और ये आ जाएगा 1। डिवाइडिंग बाय 4 लिख देना यहाँ पर, डिवाइडिंग बाय 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होती है, 100s प्लस 200y इज इक्वल टू 25 बाय 6। इसको उधर ले जाइए, ठीक है। या हम ये भी कर सकते हैं 25 से पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए 25 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 4s 8y इज इक्वल टू 1 बाय 6 डिवाइडिंग बाय 25। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 24s प्लस 48y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले हुई बात के नहीं हुई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, और इसको इसको 24 से और इसको 15 से। या ऐसा भी हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, इनका HCF निकाल के भी देख सकते हैं कि कोई ऐसा मैटर, ऐसा कोई है जो इनको इक्वल कर दे। क्लियर हुई बात? अगर आपको निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे 60 हो गया, HCF होता है, या 48 हो गया, ये हो गया हमारे पास। कितने में जाता है ये, 230। चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं, छोड़िए इनको डायरेक्ट कर देते हैं। इसको 24 से इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो लंबी कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा हेल्प चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 24 हो गया, 15 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 15 24 60 15 360 हो जाता है। तो ये होगा 360s प्लस, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो 0 तो होगी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 ST और इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अब इसको 15 से करनी होगी, कितने से करनी होगी 15 से, ये तो 360 हो जाएगा ऑटोमेटिक, 360s प्लस 48 को 15 से, इज इक्वल टू कितने से किया 15 से, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बनेगा इतना बच जाएगा, ठीक है। और इधर कितना बचेगा आपके पास 9, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 9/720, t की वैल्यू कितनी आ जाती है 80। Put this value in equation first. Put this value in equation first. First हमारी कौन सी थी, ये वाली थी भाई, तो लिखेंगे, देखिए t की वैल्यू 1/80 होगी, वहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 15s प्लस 16 इंटू में 1/80 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाता है 3 4। तो भाई 15s इज इक्वल टू 1 माइनस ये 3/4 उधर चला जाएगा, तो 15s इज इक्वल टू 4 माइनस के 3, तो कितना आ जाता है 15s इज इक्वल टू 1/4, s इज इक्वल टू 1/4 इंटू में 15, तो s इज इक्वल टू 1/60। तो t क्या था हमारे पास 1/x, देखिए यहाँ पर देखिए, तो x कितना होगा 1/t, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 80 किलोमीटर, कितनी होगी 80 किलोमीटर पर हावर, और y कितना हो जाएगा भाई 60 किलोमीटर पर हावर। यानी कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए अपने आप लिख सकते हैं, लिए लिखनी होगी हमें, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर हावर। तो ये आज आपकी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर भी कोई, हाँ इतना कहता हूँ कि एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सब देता है फाइनल एग्जाम में 99% होगा, 100% तो कोई चीज़ होती नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझे, नहीं आया तो दोबारा समझें, पूछें, कमेंट्स करें। थैंक यू।